यहाँ पर ब्लॉक ए का वेलोसिटी आ गया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ब्लॉक ए का वेलोसिटी अगर आपका यहाँ पर इतना निकल करके आ गया है, तो यहाँ पर अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी इतना है। कल अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि वो एक पार्टिकल ऊपर से स्लाइड करके आ रहा है और फिर उसके बाद वो रफ कार्ट पे चलेगा। तो रफ कार्ट पे चलेगा तो मैंने तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बता दीजिए कब तक, जब तक कि दोनों का कॉमन वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू कार्ट ऑफ द बॉक्स ऑन द कार्ट आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट रिलेटिव टू कार्ट। वही वाली कहानी यहाँ पर भी है कि ब्लॉक ए के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका ब्लॉक सी जो है वो फ्रिक्शन, वहां पे रफ सरफेस है, ब्लॉक सी का जो टॉप सरफेस है वो रफ सरफेस है। तो ब्लॉक ए तो रिटार्ड होगा और आपकी कार्ट एक्सेलरेट होगी और थोड़ी देर के बाद कॉमन वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स हो गया सिस्टम के लिए, क्योंकि कार्ट प्लस ब्लॉक ए का सिस्टम अगर अपन कंसिडर कर लें तो एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका एक्स डायरेक्शन में 0 है, यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो थोड़ी देर के बाद अगर कॉमन वेलोसिटी अप्रोच होने वाली है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी इंटू कॉमन वेलोसिटी। जो कॉमन वेलोसिटी अप्रोच होने वाली है जब वो रिलेटिवली रेस्ट में आ जाएगा। कार्ट की रिस्पेक्ट में रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि कार्ट और ब्लॉक जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, तो यहां से आपको वो कॉमन वेलोसिटी तो मिल ही जाएगी। 3/5√120 कितनी आ रही है? √72। 3/5√120 ये बन रहा है मेरा तो, है ना, ये √72 बनता है क्या? ऐसा बता रहे हैं लोग कि √70 बनता है या नहीं बनता है, देख लीजिएगा आप लोग जो भी आ रहा है। यहाँ पर ये आपका कॉमन वेलोसिटी ये निकल करके आ गया। अब कॉमन वेलोसिटी अगर आपका ये निकल करके आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसे डिफाइन करोगे भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? फ्रिक्शन के अलावा और कोई वर्क नहीं है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम। मैंने तो सिर्फ आपसे ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा था, उन्होंने तो आपसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए मैं आपको ये टर्म बता देता हूँ कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी इंटू वी कॉमन का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ए आपके पास ये रहा और कॉमन वेलोसिटी आपके पास ये रहा, सारा डेटा आपके पास है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसके बाद की कहानी में जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अब क्या करें। आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन पढ़ा होगा, तो वहां पे ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एस रिलेटिव होता है? यस सर। अगर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पढ़ा हो तो वो होता है माइनस ऑफ म्यू के इंटू मास ऑफ ए इंटू जी। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया yes, और मल्टीप्लाइड बाई एस रिलेटिव। दो ब्लॉक अगर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, दोनों ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इतना और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों ब्लॉक्स का इतना। सुना है? यस सर। तो बस काम खत्म हो गया आपका। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लेंगे और उसको इससे इक्वेट करा देंगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। सारा डेटा आपके पास है। और कोई डाउट इसमें किसी को? अब ये कहाँ से आया, अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार नोट्स जा करके देखिएगा, मिल जाएगा आपको, है ना। वर्क पर एनर्जी के नोट्स जब आप देखेंगे ना तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के वर्क डन आपने लिखे होंगे। फ्रिक्शन का वर्क डन मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में किया होगा या थ्योरी के फॉर्म में लिखा होगा, जैसे भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इतना होता है। स्टैटिक का कितना होता है सिस्टम के लिए वर्क डन? 0। पक्का 0 होता है? मतलब सर ऐसा याद सा आ रहा है कि 0। याद सा आ रहा है?
पढ़ के आइएगा थोड़ा वर्क पर एनर्जी। चलिए, इसमें और कोई डाउट है तो बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी आप लोग अटेम्प्ट कर लें। सैटरडे को क्लास है आज के बाद अपनी। सैटरडे को हम लोग एचसीवी डिस्कस करेंगे, एक तो वर्क पावर एनर्जी का, और एक एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से डिस्कस कर लें, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं समझ आया तो डाउट हो गया। सीरियसली अटेम्प्ट करके आएंगे तो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्प्रिंग मास सिस्टम। ये एम मास का आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और इससे 2m मास का एक और ब्लॉक कनेक्टेड है। आपने क्या किया कि जो 2m मास वाला ब्लॉक है ना, इनिशियली स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे थी। इनिशियली आपकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, और अब आपने क्या किया है कि 2m मास वाले ब्लॉक को u वेलोसिटी इंपार्ट कर दी है राइट की तरफ। कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके या फिर उसको जर्क दे करके आपने u वेलोसिटी उस पर इंपार्ट कर दी राइट डायरेक्शन में। सरफेस आपका स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में तो कैलकुलेट करना है, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग। सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी। इसको ए बोल दे रहे हैं अपन, इसको बी बोल दे रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी। और थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए। पहला पार्ट तो आप लोग करें, दूसरे पार्ट के लिए फिर मैं, दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपन क्या मेथड फॉलो करेंगे। पहला पार्ट तो करने की कोशिश करें, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। क्या आ रहा है पहले पार्ट में? प्लीज क्या बोल रहे हैं? प्लीज वेट सर। अच्छा, वेट करो, बिल्कुल। सर
सर इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो हो गई ना? एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है बताइए। सर वेलोसिटी फिर कैसे? अब वेलोसिटी तो मैंने हल्का सा कुछ जर्क दे करके छोड़ दिया उसको, बाद में तो मेरा फोर्स जो भी जिस भी सोर्स के थ्रू मैंने उसको वेलोसिटी इंपार्ट किया है वो मैंने सडनली दिया और सडनली मतलब उसी मोमेंट पे रिमूव कर लिया। ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ना, जिसके भी दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और अपन किसी सोर्स के थ्रू इसको मेंटेन करके रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने किसी हैमर से या किसी और चीज से इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में यू वेलोसिटी दे दिया और फिर उसके बाद आपने जिस भी सोर्स के थ्रू वो यू वेलोसिटी दिया है उसको सडनली आपने उसी मोमेंट पर आपने रिमूव भी कर दिया। सर पता नहीं क्यों सर नेगेटिव में आ रहा है। यार एक्सपेंशन और कंप्रेशन नेगेटिव में कैसे आ सकता है, मतलब तुम बताओ। सर पता नहीं। बहुत ही बढ़िया। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर भी अपन वही बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन में आपका 0 है। यस सर। तो एफ एक्सटर्नल अगर आपका एक्स डायरेक्शन में 0 है तो आप क्या बोलेंगे, वीसीएम आपका कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है तो एसीएम आपका 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होने वाली, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो वो हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से इनिशियली ब्लॉक ए तो रेस्ट पर था, ब्लॉक बी की अगर अपन बात करेंगे 2m इंटू यू डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, हाँ 2u/3 आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल करके आई है, जो कि कांस्टेंट रहने वाली थ्रू आउट योर मोशन। अब इसके बाद अपन ने जो अभी तक अपन मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हुए पिछले क्वेश्चंस में काम करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी अपने को वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अपन वही चीज एनालाइज कर सकते हैं कि आप देखिए ब्लॉक बी को आपने यू वेलोसिटी दिया है तो ब्लॉक बी क्या करेगा, अब स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा, स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक बी को तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा करके पुल करेगी और ब्लॉक ए पर राइट की तरफ फोर्स लगा करके, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ जैसे इंक्रीज हो गया वो बी को तो पीछे खींचेगी और ए पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ है तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक बी की वेलोसिटी कम हो रही है, ब्लॉक ए की वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, बढ़िया बात है। जब तक ब्लॉक बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी से ज्यादा है तब तक तो स्प्रिंग एक्सपैंड होती ही जाएगी ना। जब तक ब्लॉक बी तेज चल रहा है वो स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता ही जाएगा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, बी की वेलोसिटी कम हो रही है, ए की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक मोमेंट पे कॉमन वेलोसिटी अप्रोच हो गई तो आप बोल देंगे जैसे ही कॉमन वेलोसिटी अप्रोच होगी वो ही क्या है, आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी स्प्रिंग की। मैक्सिमम कंप्रेशन में भी सेम सिनेरियो फॉलो होता है और मैक्सिमम एक्सपेंशन में भी सेम सिनेरियो ही फॉलो होता है। अब ट्राई करके बताएं। सर अब सर वो लगाया सर वर्क एनर्जी थ्योरम, पर सर उसमें सर आ रहा है सर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कल अपन ने बात की तो थी, जो कॉमन वेलोसिटी आती है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर ही आती है, यही होगी सर 2u/3। 2u/3 होगी। तो उसके बाद आप लगा दें जो भी आपको समझ में आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन both the blocks will move with the common velocity which is equal to velocity of center of mass। ठीक है ना। अब वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है, जैसे कि कॉमन वेलोसिटी मान लीजिए, मैं आपको एक डायग्राम बना करके भी यहाँ पर शो करूं कि ये m मास का ब्लॉक है। अब स्प्रिंग में इस मोमेंट पर मैक्सिमम एक्सपेंशन है, ये आपका 2m मास वाला ब्लॉक था, ये x मैक्सिमम है। तो अब दोनों कॉमन वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं तो v कॉमन को अगर मैं vc बोल दूं
और v कॉमन को अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करा करके भी यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, मोमेंटम क्यों कंजर्व कराऊंगा मैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है x डायरेक्शन में, तो p इनिशियल इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू p फाइनल इन x डायरेक्शन। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था 2m इंटू यू, और फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m प्लस 2m इंटू वी कॉमन। तो अल्टीमेटली वो v कॉमन आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर ही निकल करके आएगा। ये लो, तो आपका कॉमन वेलोसिटी ये आ गया। अब आप क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर आप लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर अपन लिखेंगे तो बताइए कितनी लिखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू 2m इंटू यू का स्क्वायर, हाफ इंटू 2m इंटू यू का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 क्योंकि स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पर थी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 3m इंटू 2u/3 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 3m इंटू 2u/3 का होल स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपकी आ जाएगी हाफ k इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। मैक्सिमम भी यही होगा और मिनिमम भी यही होगा। एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है ना, अगर आपको कोई पूछेगा कि मैक्सिमम एक्सपेंशन बताओ तो भी आप यही बोलेंगे, और आपको कोई बोलेगा मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ तो भी आप यही बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलने लगेंगे। अभी मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करूंगा बकायदा अच्छे से, और सेकंड और थर्ड पार्ट फिर हम उसी की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आप मुझे बता दें एक बार बस। रूट के अंदर 6m रूट के अंदर 6m तो नहीं आ रहा होगा यार, 6m आगे बोलो। अपॉन 9k इंटू यू। हाँ ठीक है, मतलब 2m/3k भी बोल सकते हो ना। हाँ सर। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि ये आंसर आ रहा है आपका 2m/3k, u मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 2m/3k। तो यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट आया हो, ये सिर्फ अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। फर्स्ट पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट आए तो बताएं। सर ये तो एक्सपेंशन मैक्सिमम आया, कंप्रेशन भी यही होगा, अभी बात करेंगे। अब आप एक काम करें, जितना आपने नोट कर लिया है उतना ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दें और अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद आप नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करेंगे। आप अगर देखेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपके सिस्टम पे 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में अपन बात करने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में अगर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ इनिशियल सिचुएशन का, जब आपकी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे थी। तो स्प्रिंग जब आपकी नेचुरल लेंथ पर थी तो आपके पास देखो ऐसा कुछ सिनेरियो था। ये m मास का ब्लॉक था, ये स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ पर है, ये आपका 2m मास का ब्लॉक है। यहाँ कहीं मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, 2m मास वाले ब्लॉक के थोड़ा नियर पॉइंट पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और आप क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो 2u/3 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और साथ ही साथ आपने इस ब्लॉक को u वेलोसिटी दे रखी थी। ये आपका ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम था। अब अगर अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, अच्छा स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, अगर अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए मतलब कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आपको रिवर्स करके दोनों ब्लॉक्स को भी देनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आप दोनों ब्लॉक्स को रिवर्स करके देंगे तो ये 2u/3 इसको इधर देंगे आप, और 2u/3 आप इसको इधर देंगे। मतलब इसी डायग्राम को अगर मैं प्रॉपरली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ड्रॉ करूं तो इसी डायग्राम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, ये आपका ब्लॉक ए, ये आपकी स्प्रिंग, ये आपका ब्लॉक बी, और ब्लॉक ए का वेलोसिटी तो हो गया, सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो ब्लॉक ए का वेलोसिटी तो हो गया सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में 2u/3 लेफ्ट की तरफ, और ब्लॉक बी का कितना हो गया, राइट की तरफ, u/3 किधर की तरफ, राइट राइट की तरफ। तो इसका वेलोसिटी हो गया u/3 राइट की तरफ। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन ने डायग्राम बना दिया।
अब सेंटर ऑफ मास तो कहीं जाना है नहीं, तो बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास को एक तरीके से दीवार की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वॉल हो गई वो, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव नहीं कर रहा आपके सिस्टम का, तो ये तो वॉल हो गई, थोड़ी सी स्प्रिंग इधर की तरफ है कुछ और थोड़ी स्प्रिंग इधर की तरफ है, और दोनों ब्लॉक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उस वॉल के अबाउट यहाँ पर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो अब बताइए, ये m मास वाला जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी 2u/3 है, तो ये दीवार से अगर कनेक्टेड होता तो जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन होता तो कब होता, जब ये 2u/3 इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम एक्सपेंशन बोलोगे ना आप स्प्रिंग में। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर अपन बात करते हैं और मैक्सिमम एक्सपेंशन की अगर अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करेंगे, उस डायग्राम को अगर अपन बी बोलते हैं यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल्स की या ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी जब ब्लॉक्स यहाँ पर अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन पे होंगे। ये सेंटर ऑफ मास तो अभी भी आपका वही है, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम एक्सपेंशन, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी 0 और इसका वेलोसिटी भी 0, किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में 0 नहीं हुई है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 हुई है। ये लो, ये मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया आपका। अब क्या होगा, अब यहाँ पर स्प्रिंग तो एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग अगर एक्सपेंडेड है तो क्या वो ब्लॉक्स को अब अंदर की तरफ खींचेगी, तो ब्लॉक क्या वापस से अब अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे क्या। यस सर। तो ब्लॉक्स अगर आप वापस से अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्प्रिंग वापस से आपकी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। तो स्प्रिंग अगर वापस से आपकी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तो ये लो, ये आपका m मास वाला ब्लॉक, ये आपका स्प्रिंग, ये आपका 2m मास वाला ब्लॉक। अब क्या वेलोसिटीज जो बाहर की तरफ 2u/3 और u/3 3 थी सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में, क्या वो अब अंदर की तरफ 2u/3 और u/3 हो जाएंगी। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ये वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 2u/3 और यहाँ पर ये वाले ब्लॉक की वेलोसिटी u/3। आप बोलेंगे आपको किस पता चला ऐसा हो जाएगा, यार एनर्जी कंजर्व्ड है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है आपके पास, है ना, ना फ्रिक्शन है ना कोई और फोर्स है। तो बेसिकली स्प्रिंग पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आपके स्प्रिंग का क्या हो गया, नेचुरल लेंथ आ गया वापस से। अब ब्लॉक्स की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो ब्लॉक्स की वेलोसिटी अंदर की तरफ है तो अभी तो स्प्रिंग और कंप्रेस हो, तो स्प्रिंग अगर और कंप्रेस होगी तो बेसिकली अब क्या होगा, ये आपका m मास वाला ब्लॉक और ये आपका 2m मास वाला ब्लॉक, अगेन जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब इसका वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 और इसका वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0, ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। और फाइनली मैक्सिमम कंप्रेस्ड जब आपकी स्प्रिंग हो चुकी होगी तो अब क्या करेगी, स्प्रिंग बाहर की तरफ ब्लॉक्स को पुश करेगी, वापस से नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तो स्प्रिंग जब बाहर की तरफ आपके ब्लॉक्स को पुश करेगी तो वही फर्स्ट वाला जो डायग्राम अपन ने बनाया था ना, वो सिचुएशन आपकी वापस से अचीव हो गई और ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर जो ब्लॉक ए है आपका, इसका वेलोसिटी अगेन लेफ्ट की तरफ 2u/3 और ब्लॉक बी जो है उसका वेलोसिटी अगेन राइट की तरफ u/3। तो ये सिचुएशन आपकी वापस से क्रिएट हो, ये अपन ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डायग्राम बनाया। अब अपने को अभी और सुनिए ना, आराम से लिख लीजिएगा। अभी तो अपने को क्या चाहिए, अभी तो अपने को ये पता लगाना है कि ब्लॉक ए की और ब्लॉक बी की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज कहाँ कहाँ पर आई है। तो अपन क्या करते हैं, इन वेलोसिटीज को हमको ये पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम पे ब्लॉक्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं। तो जब ब्लॉक्स की नेचुरल लेंथ होती है ना तब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, नेचुरल लेंथ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ब्लॉक्स की। तो यहाँ पर आप क्या करो, ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट कर लो इन सभी, ये ए बी सी डी ई मैंने बोला है ना, तो इन सभी केसेस के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटीज है ना उनको ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो इन ग्राउंड फ्रेम। अभी आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बताइए सिचुएशन ए में ब्लॉक ए का ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितना है और ब्लॉक बी का ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितना है। सर जो उस पे लिखा है वही, जो उस पे लिखा है सर बी का u और a का 0। बी का u और a का 0, तो वेलोसिटी ऑफ a तो 0 है और वेलोसिटी ऑफ b जो है वो u है।
ये मिनिमम है और ये इसकी मैक्सिमम है, ठीक, टुवर्ड्स राइट। स्पीड की बात कर रहे हैं बेसिकली अपन, डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है। चलिए सिचुएशन बी में बताएं आप। सिचुएशन बी में ये ए और ई दोनों के लिए कॉमन सिचुएशन है ना, ए और ई के लिए सेम ही सिचुएशन होगी। बी में बताएं, बी वाले सिचुएशन में ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, और ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में? सर दोनों का 2u/3। दोनों का 2u/3 टुवर्ड्स राइट। तो ब्लॉक ए का वेलोसिटी भी 2u/3 हो गया राइट डायरेक्शन में, और ब्लॉक बी का वेलोसिटी भी 2u/3 हो गया राइट डायरेक्शन। सर ए का राइट में कैसे होगा सर? यार दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही चलेंगे। सर मतलब ए का वेलोसिटी बढ़ेगा, वो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है ना, ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा हूँ ना मैं तो। अच्छा यस सर। सी में बताएं, सी में नेचुरल लेंथ पे आ गए दोनों ब्लॉक वापस से, तो सी में मेरे को वेलोसिटी जाननी है। सी वाले सेक्शन में, सी वाले डायग्राम में ब्लॉक ए का ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है और ब्लॉक बी का ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। 4u/3। 4u/3, गुड। ब्लॉक ए का वेलोसिटी तो भैया बता रहे हैं 4u/3 है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, कौन सी डायरेक्शन में, राइट की तरफ ही है। यस। और बी का वेलोसिटी कितना है? बी का 0 है। फिर से सोचें, फिर से देखें एक और बार। u/3 u/3 किधर की तरफ? राइट। राइट की तरफ है ना, राइट की तरफ ही है। ये हो गया आपका सिचुएशन सी। इसके बाद सिचुएशन डी में अगर अपन बात करेंगे तो डी में बता दें, अगेन दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रेस्ट में आ गए, 2u/3 एंड 2u/3। ये भी राइट की तरफ है और ये भी राइट की तरफ है। तो अब आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि ब्लॉक ए का मैक्सिमम कितना है और ब्लॉक बी का मैक्सिमम कितना है, और ब्लॉक ए का मिनिमम कितना है और बी का मिनिमम कितना है। ब्लॉक ए का मैक्सिमम कितना है? 4u/3। ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, ये इसका मिनिमम है u/3, और जब ए का मिनिमम है तो बी का मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन, ये चार ही चीजें आपको याद रखनी है। नेचुरल लेंथ आएगी 2 बार तो, और 2 बार क्या होगा, स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपेंडेड लेंथ पे होगी और एक बार मैक्सिमम कंप्रेस्ड लेंथ पे होगी। तो जब स्प्रिंग में एक्सपेंशन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है, मतलब या तो स्प्रिंग जो है वो आपकी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे हो या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे हो, तो उस सिचुएशन में आपके दोनों ब्लॉक्स जो है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रेस्ट में होते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही वो मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो। और जब आपकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है तो एक ब्लॉक की वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी और एक ब्लॉक की वेलोसिटी मिनिमम होगी। यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो बोलें। सर एग्जाम में हमें पूरा करना पड़ेगा क्या? एग्जाम में हमें पूरा करना पड़ेगा यार, अगर आपको याद रहता है, मतलब अगर सेम तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर सेम तरीके का नहीं आएगा, कुछ उन्होंने अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो यहाँ पर तो मैंने एक ही ब्लॉक को वेलोसिटी दिया था, अब मैं वहां पर दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी दे दूंगा, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं ना, वो मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन के ही पूछे गए हैं। ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, क्या होगी, ये आपको बहुत रेयरली मिलेगा, अगर कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो इतना लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता है। बट अपने को पता होना चाहिए। लिख लें इसको अच्छे से।
स्कूल वगैरह भी कोई क्लासेस अटेंड करता है क्या आप में से ऑनलाइन, या सब डमी एडमिशन वाले? सब ओके। कोटा में तो डमी एडमिशन का ही ट्रेंड है, लेकिन अगर आप जैसे बाहर के सिटीज में जाकर के देखेंगे ना, जहाँ पर कोचिंग्स हैं और स्कूलिंग भी, वहाँ पर ऐसा डमी वाला अवेलेबल नहीं होता है। मतलब अवेलेबल होता है लेकिन लोग ऑप्ट करना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर बच्चे सुबह तो स्कूल जाते हैं, मतलब जब ऑफलाइन चला करती थी तब की बात कर रहा हूँ। सुबह बच्चे स्कूल जाते थे एंड देन इवनिंग में वो क्लासेस करने आते थे फिर जेई के लिए, मेडिकल या जेई जो भी प्रिपेयर कर रहा है। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो सकती कब से स्टार्ट हो सकती है यार? देखिए राजस्थान में सब कुछ खुल गया है, बस स्कूल ही नहीं खुले हैं। बाकी तो थिएटर वगैरह सब कुछ खुल ही चुका है अब तो, उम्मीद कर सकते हैं। खुलेगी कब कोचिंग? क्या बोल रहे हैं? सर इस साल खुलेगी कोचिंग सर? हाँ यार खुलनी तो चाहिए यार, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में एक बार तो खुलेगी। अच्छा सर। ये तो मतलब अब तो आदत ही हो गई सर ऑनलाइन की। हाँ, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन खुलेगी तो सही, एक बार तो खुलेगी, क्योंकि अभी राजस्थान में अगर आप नंबर ऑफ केसेस देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 100 के अंदर ही आते हैं पर डे के केसेस अगर आप देखें। है? ऑनलाइन तो बेकार है। ऑनलाइन बेकार है। अब ठीक है यार, जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से जो है वो है। सही कह रहे हैं आप, वैसे पढ़ाना भी बेकार है ऑनलाइन और पढ़ना भी बेकार ही लगता हो। सर मतलब आप, मुझे तो सर बहुत अच्छा लगने लगा सर वो। बढ़िया है। सर बस एक लॉस है कि सर डाउट क्लास मतलब बहुत कम ले पाते हैं सर ऑनलाइन। हाँ डाउट क्लास यहाँ पे वीक का एक ही होता है ना, वहाँ पे तो हमेशा ही आपके पास हाँ ऑप्शन सर। रहता है, कभी भी जाकर के चले जाइए आप। यस सर। यस सर। काफी सारे फायदे हैं यार ऑफलाइन क्लासेस के, मतलब जैसे अगर आप किसी के साथ रहते हैं पीजी वगैरह में, तो आपके पास वहां पर भी लोग होते हैं जो आपको कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते हैं। और बाकी रोज आप आपके दोस्त जो होते हैं, बैचमेट्स जो होते हैं, उनसे मिलते हैं क्लासेस में। तो जैसे 3 बजे का लेक्चर है, आप जैसे 2:45 पे अगर आप पहुंच गए तो आप उनसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। काफी सारी चीजें अलग हो जाती हैं। अब घर पे आप अकेले ही पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पता ही नहीं है मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जैसे आप, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लास वाले जो लोग होते हैं या फिर आपके बैच वाले जो लोग होते हैं, वो सेम जगह पे रेंट पे प्लेस लेते हैं, मतलब कि सेम जगह पे रूम लेते हैं। तो उनके लिए वो भी बेनिफिशियल होता है कि ठीक है होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये तुझसे नहीं हुआ, ये मुझसे हो गया, वैसा टाइप का डिस्कशन कर सकते हैं आप। वो फिर उल्टा भी हो सकता है, आप टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं उनके साथ। वो दोनों तरफ से ही बात है, डिपेंड करता है। लिख लिया होगा सभी ने? यस सर। यस सर। ये लास्ट वाला ही बचा होगा ना? हाँ सर सी हो। सर ये और बता दीजिए सर, वो मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन सेम कैसे हुआ? यार मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन सेम ऐसे हुए कि आपने ये डायग्राम देखा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब भी सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक आपके रेस्ट पर आ गए, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब भी सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक आपके रेस्ट पर आ गए। ये कहानी समझ आई? हाँ सर। तो वर्क एनर्जी, जब तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब लिखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 है क्योंकि स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पर थी। फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे, मैं ग्राउंड फ्रेम में लगा रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे तो दोनों ही केसेस में आपके ब्लॉक जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। भाई सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं ना। यस सर। तो दोनों ही केसेस में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कितनी हो गई है? हाफ 3m इंटू वी कॉमन। वी कॉमन मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और वो कितनी है? 2u/3। तो ये हो जाएगा 2u/3 का स्क्वायर। और उसके बाद जब तुम स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो हाफ kx स्क्वायर लिखोगे ना, तो दोनों में ही यही टर्म बनने वाला है। यस सर। तो ये x का वैल्यू दोनों में सेम ही आने वाला है आपके पास। वो कंप्रेशन के लिए भी वही आएगा
और एक्सपेंशन के लिए भी वही आएगा। नीचे हाँ ये लो, अगला क्वेश्चन लिख लें, बाकी लोग जिन लोगों का लिखना हो गया ट्राई करें। ये ब्लॉक है आपके पास मास m1, दूसरा ब्लॉक है मास m2, इसको मैंने इनिशियली एक वेलोसिटी इंपार्ट किया u1, इसको मैंने वेलोसिटी इंपार्ट किया u2। सरफेस आपका स्मूथ है, इनिशियली स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग कांस्टेंट आप k यूज कर सकते हैं। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये आपको बता, करिए ट्राई। सर m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन k माइनस vcm का होल रूट। ऐसा तो कुछ पता नहीं है मुझे आता है कि नहीं आता है। u1 minus u2 into root of m1 m2 upon k m1 plus m2। ये करेक्ट है, गुड। u1 minus u2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जो डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है उसके साथ एक k भी मल्टीप्लाइड। यस सर, आ गया। बाकी लोग भी ट्राई करें। वही कहानी है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब आपके दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव करने लगे। कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, सेंटर ऑफ मास वाली होती है वो कॉमन वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लें। एफ एक्सटर्नल 0 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी।
एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में 0 है, मतलब कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर अपन VCM निकालेंगे तो VCM आपका आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद आप वही लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, मतलब आप अगर लिखना चाहें तो अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू VCM। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे और वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अगर बराबर होगी तो यहाँ पर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर मैं लिखूंगा तो वो लिखूंगा मैं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो 0 है आपकी क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू VCM का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपकी हो जाएगी हाफ के x मैक्सिमम का स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो चुकी होगी तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, हाफ की x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको वो VCM का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना है और उसके बाद x मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है। तो VCM का वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे आगे, या करके बताऊं मैं आपको सॉल्व? रहने देते हैं ना। आंसर क्या आया? आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, VCM का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर ये मिलेगा। x मैक्सिमम जो है वो आपका निकल करके आएगा रूट ओवर m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस u2। ये आंसर है। जैसे ही आप VCM का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो VCM का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो उसके डिनोमिनेटर में वो m1 प्लस m2 है तो उसका स्क्वायर बनेगा, तो वो एक m1 प्लस m2 से वो स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आप बाकी सारे टर्म्स को अरेंज करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। यस सर। ठीक है, अब अभी तक तो अपन क्या बात कर रहे थे, अभी अपन लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे थे कि किसी भी एक ब्लॉक को अपन ने कुछ वेलोसिटी इंपार्ट कर दिया या दोनों ब्लॉक्स को कुछ वेलोसिटी दे दिया, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा बता दो, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा बता दो, ब्लॉक्स की वेलोसिटीज मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कितनी होंगी ये बता दो। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की। अब थोड़ा हम लोग वैरायटी चेंज करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए किसी भी एक ब्लॉक पे मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं ना, वेलोसिटी इंपार्ट नहीं कर रहा, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अगर, तो फिर मैक्सिमम एक्सपेंशन या कंप्रेशन मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर सेम टाइप के एक दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ये m मास है और ये 2m मास है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है, इनिशियली स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पर। आपने क्या किया कि ये 2m मास जो है इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया कैपिटल F। तो आपको पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि आपके सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है, तो आपके सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स है मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है और मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो सकता। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके सिस्टम पर है एक्स डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं करा सकते आप। ठीक है, ये दो तीन चीजें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी स्टार्टिंग में। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास के पास अगर एक्सेलरेशन है तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं।
तो ACM अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2, या फिर आप एक काम करें ना, सीधा सीधा अगर आपको ACM निकालना है तो F एक्सटर्नल अपॉन मास करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय M टोटल, बात ही खत्म। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है और टोटल मास कितना है, 3m हो गया। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है जो कि थ्रू आउट योर मोशन कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है तो मैं वापस से क्या करूंगा, मैं वापस से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाऊंगा। अच्छा, इस केस में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स पे कुछ स्यूडो फोर्स आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। तो सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपको अगर सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में अगर बात करनी है तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए एक तरीके से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप बैठ गए तो देखिए ये 2m मास वाले ब्लॉक पे अगर अपन स्यूडो फोर्स लगाएंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा 2m इंटू ACM, और m मास वाले ब्लॉक पे आपका स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू ACM, और सेंटर ऑफ मास को आपने रोक दिया एक तरीके से। वही मतलब होता है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप बैठ गए तो आपकी मतलब सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ गया। अब सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर आ गया, अच्छा इसी डायग्राम को अगर मैं फोर्सेस को अच्छे से रिजॉल्व करके लिखूं, तो फोर्सेस को अच्छे से रिजॉल्व करके अगर मैं लिखूंगा तो बताओ, ये m मास वाले पार्टिकल पे, m मास वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा कितना, F/3 लिख दूं, और 2m मास वाले पे कितना लग रहा होगा, 2f/3 फोर्स लग रहा होगा उस पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/3m है। तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू 2f/3 हो जाएगा, और F फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो F माइनस 2f/3 यानी कि F/3, टोटल तो F/3 आएगा ना। अरे F माइनस 2f/3 F/3 होता है ना। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स आ गए। अच्छा, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे आ चुका है, अब सेंटर ऑफ मास आपका रुक गया यहाँ पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना आप। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपका रेस्ट पर आ चुका है तो वही वाला सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई ना, कि आपने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को अगर रोक दिया तो वो एक तरीके से दीवार हो गई, वो वॉल हो गया, एक तरीके से वो फिक्स्ड वॉल हो गया। तो वो अगर फिक्स्ड वॉल हो गया तो अब क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया कि ये फिक्स्ड वॉल है और एक ब्लॉक आपका लेफ्ट की तरफ कनेक्टेड है, एक ब्लॉक आपका राइट की तरफ कनेक्टेड है, दोनों पे F/3 फोर्स लग रहा है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कब आएगा, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कब आता है, जब दोनों ब्लॉक यहाँ पर क्या आ जाते हैं, रेस्ट पे आ जाएंगे, या F/3 फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आएगी, फिर फाइनली ब्लॉक जाकर के जब रेस्ट पे आ जाएगा, उसी को मैक्सिमम एक्सपेंशन बोलोगे ना। यस सर। तो उसी को अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन आप बोलोगे तो यहाँ पर ये आपका m मास का ब्लॉक है और यहाँ पर ये आपका 2m मास का ब्लॉक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन के केस में दोनों ब्लॉक्स आपके रेस्ट पर आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ चुके हैं, और ये भी इक्विलिब्रियम में है इन COM फ्रेम। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं मुझे तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है, तो ऊपर तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, ये नेचुरल लेंथ था, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो m मास वाला ब्लॉक है ये x1 ट्रैवल करके इक्विलिब्रियम पे आया, और जो m2 मास वाला ब्लॉक है वो लेट से x2 स्प्रिंग को एक्सपैंड करके नेचुरल लेंथ पर आया, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे आया, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, जो x1 प्लस x2 है ना, वो आपका x मैक्स है, मैक्सिमम एक्सपेंशन है आपके स्प्रिंग में। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाएंगे यहाँ पर, तो एक तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा, और ये होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब आप मुझे बताओ, स्यूडो फोर्सेस के वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है आपके, वो बता दो आप। बेसिकली आपका जो कैपिटल F फोर्स है उसका और स्यूडो फोर्स का मिला करके लिख रहा हूं मैं। तो स्मॉल m मास वाले ब्लॉक पे x1 minus x2 F/3 into x1
और 2m मास वाले ब्लॉक पे कितना? 2m मास वाले ब्लॉक पे भी F/3 इंटू x2 वर्क डन हो जाएगा क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या मैं हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लिख दूं? और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो यहां से अगर आप देखोगे ना तो F/3 तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आपका x मैक्सिमम माइनस हाफ k इंटू x मैक्सिमम का स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो यहां से x मैक्सिमम आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो वो 2f/3 के निकल करके आ रहा है। आपको अगर थोड़ा सा भी स्प्रिंग मास सिस्टम के इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपने वर्क पर एनर्जी में किए होंगे वो आपको अगर थोड़े भी याद हैं तो अगर आपने एक ब्लॉक को दीवार से कनेक्ट किया था और फिर उसके बाद उस पर F कांस्टेंट फोर्स लगाया था तो स्प्रिंग में जो आपने मैक्सिमम एक्सपेंशन कैलकुलेट किया था ना वो 2f/k निकल करके आया था, आपको याद हो तो? नहीं याद होगा शायद, है ना? यस यस याद है? तो यहाँ पर भी देखिए वही निकल करके आ रहा है 2f/k। f का वैल्यू F/3 है बस, और कुछ नहीं है। आपने क्या किया, जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए ना, वो सेंटर ऑफ मास एक तरीके से दीवार की तरह बिहेव कर रहा है, वॉल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपने उसको रोक दिया। आप उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए, तो उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट की तरफ एक ब्लॉक है जो दीवार से कनेक्टेड है और राइट की तरफ एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ दीवार से कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन स्प्रिंग में कितना होने वाला है वो जस्ट आपको कैलकुलेट करना था। तो सोल्यूशन आपके सामने है, इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो बताएं। लिखना हो जाए तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। यस हो गया? अगला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये m1 मास का ब्लॉक है, ये आपका m2 मास का ब्लॉक है। इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं F2, इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं F1। F2 इज ग्रेटर देन F1, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। सरफेसेस आपकी स्मूथ हैं, स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट आप K यूज कर सकते हैं। फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। बताइए। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सभी, मतलब ये आपको हर जगह मिल ही जाएंगे अप्रोक्सीमेटली।
कितना आ रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? F2 minus F1 upon M1 plus M2. हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब आप क्या करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे तो दोनों ब्लॉक्स पे स्यूडो फोर्सेस और ये जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट एक बार कैलकुलेट करके देखें कि कितना नेट फोर्स आ रहा है। सर M1 पे सर बोलो। F1 M2 plus F2 M1 upon M1 plus M2। बहुत ही बढ़िया, सही बात है। F1 M2 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2, और M2 पे कितना आ रहा है? F1 M1 plus F उस पे भी उतना ही आएगा। F2 M1 plus F1 M2। हाँ सर, सेम ही आ रहा। सेम ही आएगा, है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब आप बात करोगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास को रोकोगे या सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स अप्लाई करोगे? तो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में जब स्यूडो फोर्सेस अप्लाई करोगे, इस पर लग रहा था F2, उस पर लग रहा था F1, तो स्यूडो फोर्सेस जब आप अप्लाई करोगे तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, ये हो जाएगा M1 इंटू ACM, और इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा M2 इंटू ACM। तो यहाँ पर जब आप नेट फोर्सेस लिखने की कोशिश करोगे ना, तो नेट फोर्सेस लिखने की कोशिश करोगे तो देखिए आपका ऐसा डायग्राम बनेगा कुछ, ये M1 हो गया, ये आपका ब्लॉक M2 हो गया, और M2 पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2 माइनस M2 इंटू ACM, और M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1 प्लस M1 इंटू ACM। और जब आप कैलकुलेट करके देखोगे ना इन दोनों चीजों को, F1 प्लस M1 ACM और F2 माइनस M2 ACM, दोनों सेम निकल करके आते हैं। देखिए F1 प्लस M1 ACM यानी कि F1 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाई ACM का वैल्यू कितना है? F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। तो LCM वगैरह लेकर के जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका निकल करके आएगा M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ ही साथ जब आप F2 माइनस M2 ACM निकालोगे तो F2 माइनस M2 और इंटू ACM यानी कि F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2, तो भी आपका ये वैल्यू इतना ही निकल करके आएगा। तो यार आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही है कि ऊपर भी जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे थे तो दोनों ब्लॉक्स पे F/3 फोर्सेस आ गए थे, और यहाँ पर भी जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हो तो आपके पास ये सेम टाइप के फोर्सेस आ गए। इसको F0 बोल दो, ये पूरी की पूरी टर्म बार बार थोड़ी लिखेंगे, इसको F0 बोल दिया अपन ने। यस सर, आंसर 2 by k F0। 2 by k F0 बस। तो आपके पास अगर ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये बात निकल करके आ गई कि ये आपका मास M1 है, ये आपका मास M2 है, और इस पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में F0 इधर की तरफ लग रहा है, इस पर F0 राइट की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर अगर आप x मैक्सिमम निकालेंगे तो वो 2F0 by k आ जाएगा, और F0 का वैल्यू आप ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। पूरा अगर लिखना चाहो तो 2 by k, और F0 का वैल्यू है M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। आप चाहें तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके भी लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में वो x1 से एक्सपैंड हो गया, इधर वाला x2 से एक्सपैंड हो गया, फिर x1 प्लस x2 जो है वो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया। तो ऊपर जो अपन ने ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला टर्म लिखा था ना, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वाला टर्म आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, बस F/3 की जगह F0 आ जाएगा यहाँ पे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मेरे ख्याल से बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप समझदार लोग हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम एक्सपेंशन आपका F0 to F0 by k आ जाएगा, और F0 का वैल्यू आपने ये ऊपर लिख लिया है। इसमें कोई डाउट है किसी को? डायरेक्टली कैसे लिखा सर? मैंने डायरेक्टली क्योंकि ऊपर वाले से कंपेयर कर लिया ना। अच्छा, और किसी को डाउट है क्या डायरेक्टली कैसे लिखा? सर अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा? फोर्स क्या होगा?
कांस्टेंट नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तब तो आप बता ही नहीं पाएंगे फिर कि कितना आएगा, कैसे आएगा। फिर तो फोर्स आपका वेरिएबल है, तो फिर तो एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सोचकर देखिए एक बार। यस सर, टूट जाएगी स्प्रिंग। हाँ, वो जो पर्टिकुलर आपका स्प्रिंग है उसका भी कुछ एक तरीके से स्ट्रेंथ होगा ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, मतलब कितने तक वो झेल सकती है। तो वेरिएबल फोर्स अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो फिर तो मतलब हर चीज थोड़ा ना अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो सिस्टमैटिक चीजें हैं अपन वही कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो हो सकता है। टाइम डिपेंडेंट होगा तो भी तो आपकी स्प्रिंग एक्सपेंड होती ही जाएगी ना। फिर तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, तो स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सपेंशन भी टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा। समझ रहे हो? यस भाई यहाँ पर जो आपने एफ नॉट का वैल्यू रिप्लेस किया है, ये एफ नॉट किसका फंक्शन है? F1 और F2 का फंक्शन है। आप बोल रहे हो F1 और F2 को टाइम का फंक्शन बना दो, तो F1 और F2 अगर टाइम के फंक्शन हो गए तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो भी तो टाइम का फंक्शन हो गया ना। यस अब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स मैक्सिमम इंक्रीज करता जाएगा। अगर वो पैराबोलिक टाइप का फंक्शन है तो फिर आपको मैथमेटिकली उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना, वहां से आपको जरूर पता लग सकता है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन कितने टाइम पर आएगा। वो डिपेंड करेगा वो किस तरीके का फंक्शन है। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं यहाँ पे लास्ट, स्प्रिंग मास सिस्टम का। उसके बाद ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम खत्म, इसके बाद अपन फिर इम्पल्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसा सेटअप दे रखा है। ये आपके पास एक ब्लॉक, ये आपके पास दूसरा ब्लॉक, ये एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पर थे और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी। यहाँ पे आपके पास ये एक पुली है और पुली से आपके पास एक और ब्लॉक कनेक्टेड है। ये वाले ब्लॉक का मास भी m है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन स्प्रिंग कितना होगा। सरफेस आपकी स्मूथ है ये वाली, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। सोचिए क्या कर सकते हैं। सर एक्सटर्नल फोर्स की जगह mg डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे बस। तो आपको किसने कहा कि वो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो रुका हुआ है? सरफेस तो स्मूथ है ना। टेंशन mg कैसे हो गया? एक्सटर्नल फोर्स की जगह टेंशन डाल देंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टेंशन का वैल्यू आपको निकाल के लाना पड़ेगा। सर एक एक्सीलरेशन नीचे की तरफ मान के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। टेंशन का वैल्यू आप कहीं से ले आए, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर तो वही क्वेश्चन हो गया कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक ब्लॉक पे, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना है स्प्रिंग, जो अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ऊपर।
mc plus k kx by k. क्या बोल रहे हैं? mc plus kx by k. ये क्या बता रहे हैं आप? टेंशन? नहीं पता। सर टेंशन 2mg by 3. टेंशन 2mg/3, बिल्कुल करेक्ट बात है, सही है। बस सॉल्व हो गया इनका क्वेश्चन। देखिए इन्होंने टेंशन का वैल्यू अगर निकाल दिया तो अब ये क्या करेंगे? ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। ऊपर वाले फॉर्मूले में f की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में आप रिप्लेस कर दें बस, जो आपने कैलकुलेट की थी। भाई यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आप रस्सी में टेंशन T अज्यूम कर। फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि हाँ ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे कितने फॉर्मूलाज याद रखेंगे आप? ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं क्या? यस सर। स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो गया ना एक तरीके से। तो स्प्रिंग फोर्स अगर इंटरनल फोर्स हो गया और उन दोनों को जस्ट रेस्ट से रिलीज किया था मैंने सिस्टम को, है ना। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी और मैंने दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया था। तो दोनों को अगर मैंने एक सिस्टम यहाँ पर अज्यूम कर लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, नीचे वाले ब्लॉक के लिए तो इक्वेशन, और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या लिख सकता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स t है और मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन a होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेकंड इक्वेशन t इज इक्वल टू 2ma। दोनों को अगर एक ही सिस्टम आप अज्यूम कर लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स तो t है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो mg इज इक्वल टू 3ma, तो एक्सेलरेशन यहाँ से देखिए आप g/3 निकल करके आ गया। और ये जो एक्सेलरेशन आपका निकल करके आया है ये ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। समझ में आ गई होगी आपको बात? सही बात है ना? यस सर। किसी को अगर समझ में नहीं आई हो बात तो वो क्या करे, टेंशन का वैल्यू निकाले। टेंशन का वैल्यू 2mg/3 आ रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन पता है कैसा हो गया? अब आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये आपका m मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये आपका दूसरा m मास का ब्लॉक है, और आप क्या कर रहे हो, इस वाले ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसका वैल्यू 2mg/3। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g/3 है। तो वापस से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाओगे। वापस से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठोगे तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर स्यूडो फोर्स वगैरह अप्लाई करके डायग्राम बनाओगे तो बताओ इस ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगेगा कितना? mg/3। और ये नेचुरल लेंथ हो गई आपकी स्प्रिंग की, और ये वाले ब्लॉक पे भी स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स का रिजल्टेंट जब निकालोगे आप तो स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स का रिजल्टेंट क्या mg/3 राइट की तरफ आ जाएगा? तो वही क्वेश्चन हो गया, mg/3 उस पे इधर की तरफ लग रहा है, mg/3 इस पे इधर की तरफ लग रहा है, तो x मैक्सिमम 2f/k होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ mg/3 डिवाइडेड बाय k। तो ये हो जाएगा आपका 2mg/3k। तो अब स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, अपने को तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाओ और उसके बाद जो आपको बोला है वो कैलकुलेट करके ले आओ। मैक्सिमम एक्सपेंशन ही पूछेंगे आपसे, वो और कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये था आपका स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताएं। इम्पल्स जो है फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका लेक्चर, आज का टाइम पूरा हो गया। मतलब बता दें अगर इसमें किसी को डाउट है तो। होमवर्क आप सेक्शन डी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन डी, डीपीपी नंबर B9, और एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी दे रखी है आपको, और एचसीवी मैंने डब्ल्यूपी की ऑलरेडी दे रखी है। डब्ल्यूपी की एचसीवी मैं नेक्स्ट टाइम पक्का डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास की एचसीवी में से होमवर्क दूंगा, तो इसलिए इसको अटेम्प्ट कर लेना। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है? और कोई डाउट? लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।